Good morning, guys. I hope you are doing well in your preparation journey. तो आशा करता हूँ आप लोगों ने यूपीएससी के फॉर्म्स भी भर लिए होंगे। जिन्होंने नहीं भरे बताना कहीं पे डाउट हो तो ये रात के 2:30 बज रहे हैं एंड आई एम गोइंग टू शूट द वीडियो फॉर यू गाइज ओनली. आई जस्ट completed माई इकोनॉमिक्स नोट्स. आई एम रिवाइजिंग इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट. एज एवरी वन नोज द मेजर parts of the questions which are asked in prelims is either from polity or either from economy. So basically in this whole series, the content which I am studying, I will provide you too. So let's begin our course. Economy. So what's the everyone knows that economy is divided into two branches. One is micro and one is macro. So you everybody knows what's the definition between micro and macro. सबको पता होगा माइक्रो मतलब छोटा और मैक्रो मतलब बड़ा. इतना तो सबको पता होगा. ठीक है. तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो माइक्रो का मतलब होता है कि फर्म के लेवल पर और मैक्रो का मतलब होता है नेशनल लेवल का. छोटा सा डिफरेंस बता रहा हूँ. अगर कॉपी में नोट्स बना रहे हो, हाँ पॉइंट नोट करना, आप इसके कॉपी में नोट्स बनाना. और हाँ, आपके सोर्सेज क्या क्या हैं पढ़ने के लिए. आप ये नोट्स रिवाइज करें. 11th एंड 12th की NCERT नहीं करोगे तब भी चलेगा, ये पढ़ लेना. लेकिन ये जो क्लास के नोट्स हैं खुद प्रिपेयर करना. और PYQs के लेक्चर्स मेरे अलग चल रहे हैं, वो अटैम्प्ट जरूर करना. ये करोगे तो यू विल गेट टू नो, यू विल एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन द प्रीलिम्स. जितना भी स्टैटिक का पार्ट आएगा वो इस सीरीज से बाहर नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूँ. डायनामिक के लिए हम करंट अफेयर्स की सीरीज चालू करेंगे MCQ फॉर्मेट में ही. तो आइए बनते हैं क्वेश्चंस में. तो बेसिकली मैं बता रहा था आपको कि आप माइक्रो और मैक्रो के बारे में मैं आपको बता रहा था. ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. अब मैं आपको थोड़ा बहुत चीज़ें बताता हूँ माइक्रो और मैक्रो के बारे में. तो माइक्रो जो है उसका मतलब क्या होता है कि इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी को करता है, और मैक्रो करता है एंटायर इकोनॉमी को. एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा. तो माइक्रो डील करेगा इंडिविजुअल यूनिट्स को और मैक्रो डील करेगा एंटायर कंपनी की स्टडी को. ठीक है. अब अगले पॉइंट पे बढ़िए. इनका फोकस किस पे होगा. जो माइक्रो होगा उसका फोकस होगा बेसिकली कंज्यूमर पे, फर्म पे एंड इंडस्ट्रीज पे. ठीक है. अब जो मैक्रो होगा उसका मेरा फोकस किस पे होगा. वो होगा नेशनल इनकम पे. नेशनल इनकम पे होगा, इन्फ्लेशन पे होगा, आई ऑलरेडी रिटन हेयर, अनएम्प्लॉयमेंट पे होगा, ग्रोथ पे होगा, फिस्कल डेफिसिट पे होगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़िए. लेवल. तो जो माइक्रो होगा, नेम खुद में सजेस्ट कर रहा है, इसका लेवल स्मॉल होगा, स्मॉल लेवल पे होगा. और जो मैक्रो होगा वो मेरा लार्ज या एग्रीगेट लेवल पे होगा. ठीक है. अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. कि माइक्रो में प्राइस कैसे डिसाइड होता है और मैक्रो में इन्फ्लेशन क्यों बढ़ता है. इसका आप आगे जब पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, आपको सब बता दूंगा. तो ये जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं, यू विल बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस बाय योर ओन. ठीक है. अब अगले पॉइंट में बढ़िए कि क्या क्या वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं माइक्रो एंड मैक्रो में. जो माइक्रो में अवेलेबल है वो है डिमांड, सप्लाई, प्राइस एंड कॉस्ट. और मैक्रो में जो इन्वॉल्व है वो है GDP, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है. जो टूल्स कौन कौन से यूज होते हैं माइक्रो में. माइक्रो में हम डिमांड सप्लाई जो टूल है उसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, वो यूज करते हैं. और मैक्रो में नेशनल इनकम को. अब आप माइक्रो और मैक्रो का एक बेसिक एग्जांपल समझ लीजिए. ठीक है. अगर मोबाइल फ़ोन का प्राइस गिर रहा है तो वो क्यों गिर रहा है. बेसिकली क्यों गिरेगा कि कंपनी में कंपटीशन है और डिमांड सप्लाई का गैप होगा. कुछ प्रॉपर समझाऊंगा डिमांड सप्लाई, आगे समझ आ जाएगा. और मैक्रो के बेसिस में बोलूँगा तो इंडिया में इन्फ्लेशन 6% है. क्यों है. इसका बेसिक रीज़न होता है मनी सप्लाई के कारण, पॉलिसीज़ के कारण, ऑयल प्राइसेस के कारण. ठीक है, समझ गए. अब कुछ शॉर्ट पॉइंट्स बोल रहा हूँ, वो नोट कर लेना. जो माइक्रो होता है वो प्राइस थ्योरी से डील करता है. जो मैक्रो है
वो इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी से डील करता है, ठीक है। जो आरबीआई है वो मॉनिटर करती है मैक्रो की एक्टिविटीज़ को, जैसे इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट। और माइक्रो में क्या होता है कि फर्म का डिसीजन होता है। अगर एक लाइन में बोलूँ तो अगर मेरा माइक्रो एक ट्री है तो जो मेरा मैक्रो होगा वो फॉरेस्ट होगा। समझ गए? समझ गए ना? हाँ, तो इतना ही समझाना था माइक्रो और मैक्रो में। आपको बेसिक डिफरेंस अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो हम इस सीरीज़ में क्या करेंगे, पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को टैकल करेंगे। जितने भी डाउट्स हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, सारी माइक्रो इकोनॉमी से रिलेटेड आप ये लेक्चर देखोगे तो आपकी पूरी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो फर्म क्या होती है बेसिकली, मैंने एक छोटी सी इंडस्ट्री खोल ली, वो फर्म कहलाएगी, ठीक है। अब बेसिकली फर्म के हम प्रोडक्शन के प्रोसेस को जानते हैं। ये मैंने छोटी सी इंडस्ट्री बना दी थी। तो एक साइड होती है सप्लाई और एक साइड होती है डिमांड। सप्लाई क्या होती है कि प्रोड्यूसर साइड होती है। सप्लाई मतलब हम क्या क्या चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, और उसको सप्लाई कर रहे हैं। डिमांड मतलब जो डिमांड होगा वो कंज्यूमर साइड से होगा, ठीक है। अब जो सप्लाई होती है वो कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस द्वारा क्रिएट करी जाती है। कौन कौन से हो गए, लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया और एंटरप्रेन्योर हो गया, खुद का ओनर। कैपिटल मनी से रिलेटेड, लेबर जो काम करेगा, लैंड ज़मीन होनी चाहिए। और कंज्यूमर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, परचेसिंग पावर और डिज़ायर। अब बढ़िया सा एग्जांपल दूंगा, उससे समझ जाना, ठीक है। जो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है मेरे, ये मिलके मेरी सप्लाई को क्रिएट करते हैं। कुछ भी प्रोडक्ट हो ये मिलके क्रिएट करेंगे, ये प्रोड्यूसर्स को देंगे, ठीक है, कि इन लोगों ने बना ली। अब फिर वो सप्लाई के पास जाएगी। अगर सप्लाई का नेचर होता है, देखो, अगर तुम्हारा नेचर है कि तुम उसको स्टॉक में रखना चाहो तो वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। और अगर तुम्हारा नेचर है कि तुम उसे मार्केट में रख रहे हो, कि उसे सेल कर रहे हो, तो ये चीज़ें जाएंगी मेरी कंज्यूमर साइड में। कंज्यूमर क्या करेगा भाई, डिमांड करेगा। अब जो कंज्यूमर होता है वो किस बेसिस पे करता है, परचेसिंग पावर और डिज़ायर के बेसिस पे। अब मान लो 10,000 की शर्ट रखी है मेरा, कोई भी कंपनी की मान लो 10,000 की शर्ट रखी है, ठीक है। मेरा डिज़ायर है कि मैं उसे खरीदूं। क्या है कि मेरा डिज़ायर है मैं उसे खरीदूं, पर मेरी पॉकेट उसे अलाउ नहीं कर रही है। मेरी पॉकेट में खाली 5,000 रुपये पड़े हुए हैं और मेरा डिज़ायर कहता है कि मैं उसे खरीदूं। डिज़ायर तो कह रहा है भैया, बट परचेसिंग पावर अलाउ कहाँ कर रही है, तो यहाँ पे आप रुक जाओगे, ठीक है। अब मान लो एक चीज़ है 10,000 की, मैं परचेसिंग पावर मेरी उसे अलाउ कर रही है, बट मेरा मन नहीं है उसे खरीदने का, तो मैं उसे क्यों खरीदूंगा, तो कंज्यूमर उसे क्यों खरीदेगा, ठीक है। कंज्यूमर में हम तुम लोग आते हैं, प्रोड्यूसर में भी हम तुम लोग ही आते हैं, ठीक है। तो मैं क्यों खरीदूंगा, बेसिक कंसेप्ट आप समझ गए कि सप्लाई और डिमांड साइड का कैसा कंसेप्ट है, ठीक है। अब मैं आपको बेसिकली ले जाता हूं लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर मेरा किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम होगी, ठीक है। इसमें एक्सेप्शंस भी हैं, आगे उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली क्या बोल रहा है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में मेरा इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। अगर मान लो मैगी है, ठीक है, मैगी के अगर प्राइस बढ़ेंगे तो उसकी डिमांड में भी फर्क आएगा ही आएगा, ठीक है। कुछ एग्जेम्पशंस हैं इनके बारे में, ठीक है, उनके बारे में भी नीचे बात करेंगे। तो बेसिक फंडा ये है। अब इनके लिए इसने बोला है कि कुछ अजम्पशंस भी हैं कि कंज्यूमर की इनकम, मतलब मॉडरेट कंज्यूमर को ले रहे हैं यहाँ पे, कि हाई फाई प्रोफाइल को नहीं ले रहे हैं। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे अंबानी जी को ले लूँ तो भाई उनके लिए क्या ही है 10-20 रुपये, समझ गए। तो ये मैंने ऑलरेडी अजम्पशन में ले लिया है कि कंज्यूमर की इनकम एक मिड रेंज तक फिक्स है। कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी आएगी यहाँ पे। अब मान लो अब मैं मैगी खा खा के पक गया हूँ, तो मैं मैगी क्यों खाऊंगा बार बार, मैं कुछ अपनी चीज़ चेंज कर लूँगा, समझ गए। और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स मतलब जैसे कि मैं मैगी के बदले yippee वगैरह में शिफ्ट हो जाऊँ, ठीक है। इनको भी फिक्स कर दिया है कि ये भी मेरे फिक्स रहेंगे, ठीक है। हाँ, एक चीज़ नोट करना कि यहाँ पे अगर प्राइस के कंपैरिजन में आप बात करोगे तो हमेशा क्वांटिटी डिमांड आएगी। अगर आप टेस्ट के हिसाब से बात करेंगे या रिलेटेड गुड्स या कंज्यूमर इनकम के हिसाब से बात करेंगे तो खाली डिमांड आएगी, समझ गए। बेसिकली इनके बीच में इनवर्स रिलेशन है। और क्वांटिटी डिमांड में यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि प्राइस के टर्म्स में। PYQ आया था एक UPSC का, जिससे पिछले बार ही आया था, जिससे बच्चे बहुत सारे कन्फ्यूज़ हुए थे।
तो यहाँ पे भी क्वांटिटी कर देना, ठीक है। क्वांटिटी डिमांड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्राइस के। तो आप बेसिकली समझ गए लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है कि कुछ अजम्पशंस हैं जैसे कि कंज्यूमर इनकम, कंज्यूमर टेस्ट और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। मैंने बोल दिया कि ये चेंज नहीं होगा। यहाँ पे एक कंज्यूमर प्रेफरेंस भी डाल देना जब लिखोगे। तो बेसिकली क्या कहता है कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो घटेगी ही घटेगी, ठीक है। इनवर्स रिलेशन है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में, समझ गए? इतना क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको डिमांड कर्व के बारे में बताता हूँ। डिमांड कर्व मेरा क्या बात कर रहा है कि जो डिमांड कर्व है मेरा वो लॉ ऑफ डिमांड पे बेसिस पे है। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता था कि अगर मेरा प्राइस बढ़ेगा तो जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड है वो घटेगी ही घटेगी, ठीक है। कुछ एग्जेम्पशंस वगैरह भी हैं, वो सारे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये क्या है, ये मैंने वाई स्लोप पे मैंने प्राइस बनाया है और एक्स साइज पे मैंने, एक्स स्लोप पे मैंने, एक्स एक्सिस पे मैंने क्वांटिटी डिमांड बनाई है। तो अब देखो कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता था कि प्राइस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्वांटिटी ऑफ डिमांड। तो बेसिकली क्या होगा, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे क्वांटिटी ऑफ डिमांड कम होगी, मानते हो ना। तो देखो मेरा यहाँ पे प्राइस मान लो 5 रुपये है और यहाँ पे 10 रुपये है। अब 5 रुपये में क्वांटिटी डिमांड जो है वो मेरा 5 रुपये है, ठीक है। तो 5 रुपये यहाँ पे लिया मैंने, तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी मेरी, कम होगी, ठीक है। तो मेरी डिमांड यहाँ पे कम है। अब जैसे जैसे मेरा प्राइस बढ़ा मेरी डिमांड कम होने लगी, ठीक है। अब अगर मान लो मैं 2 रुपये लेता तो मेरी डिमांड और बढ़ जाती, समझ गए? क्वांटिटी डिमांड और बढ़ जाती, समझ गए ना। बेसिकली यही कहता है। देखो यहाँ पे जैसे प्राइस मेरा कम है तो मेरी डिमांड इतनी है, ठीक है, इतनी है। अब मेरा प्राइस इतना हुआ तो मेरी डिमांड इतनी हो गई, समझ गए। यहाँ से ही यहाँ शिफ्ट हो गया, समझ गए ना आप बेसिकली, ठीक है, समझ गए। बेसिकली ये कहता है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर मैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व हो, अगर मेरा मूवमेंट डिमांड कर्व के इसमें ही है, ये मेरा डिमांड कर्व है, ये क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है, हाँ। अब ये क्या कहता है कि अगर मेरा मूवमेंट डिमांड कर्व के ही अराउंड है तो क्या होगा, प्राइस में चेंज आएगा। देखो अगर मेरा डिमांड इतनी है तो मेरा प्राइस इस रेंज में है, अगर मेरी डिमांड इतनी है तो मेरा प्राइस इस रेंज में है, ठीक है। तो प्राइस में चेंज आएगा ओवरऑल, ठीक है। आप पूछे तो बता देना। इनकम पे क्या चेंज आएगा पूछा है कि अगर मेरी इनकम पे क्या चेंज आएगा, इनकम पे डिपेंड रहेगी मेरी डिमांड, ठीक है। अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मेरी डिमांड भी बढ़ जाएगी। मान लो मेरी आज 50,000 रुपये मिल रहे हैं तो मैं मैगी के पैकेट्स इतने कंज्यूम कर रहा हूँ, कल की डेट में मेरी 1,00,000 रुपये इनकम हो जाए तो मैं मैगी के पैकेट्स और बढ़ा दूंगा अपने लिए, ठीक है, समझ गए। क्या डिमांड के केस में टेस्ट और प्रेफरेंस आएगा? हाँ आएगा। अगर खाली प्राइस है तो वहाँ पे क्वांटिटी डिमांड आएगा। अब ये क्वेश्चन का आंसर देना आप। इनकम चेंज हुई मेरी तो मूवमेंट होगा, हाँ भाई होगा ही होगा। मूवमेंट किस में होगा, अलोंग द डिमांड कर्व में मूवमेंट होगा, ठीक है। अगर मेरी इनकम चेंज हुई क्या मूवमेंट होगा अलोंग द डिमांड कर्व में, ठीक है, होगा कि नहीं होगा। अब ऊपर वाला पढ़ो, मैंने आपको हिंट दिया है। अगर इनकम में कुछ भी चेंज आता है तो डिमांड कर्व में होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। अगर क्वांटिटी डिमांड है तो खाली प्राइस में होगा, ठीक है। इनकम चेंज हुई मूवमेंट होगा, डिमांड कर्व में होगा, नहीं होगा भाई। क्यों? क्योंकि देखो अगर इसमें मूवमेंट हो रहा है मेरा, डिमांड कर्व में मूवमेंट कब होगा, जब क्वांटिटी डिमांड की बात होगी। तो यहाँ पे आप फॉल्स टिक कर देना, मैं भी कर देता हूँ आपके साथ, ठीक है। रीज़न समझ गए ना? हाँ, अगले में बढ़ते हैं अब, समझ गए। तो आपको समझ आ गया कि डिमांड कर्व क्या क्या कहता है। डिमांड कर्व बेसिकली उसके बारे में है, डाउन स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग को दर्शाता है, लॉ ऑफ डिमांड पे बेसिस है पूरा। अब अगर देखो शिफ्ट के बारे में पढ़ रहा हूँ, या तो ये इधर को उठेगा या तो इधर को उठेगा, क्या ऐसा होगा? हाँ होगा। किन किन कंडीशंस में होगा वो नीचे है, ठीक है। अगर मेरी देखो यहीं पे देखो, अगर मान लो मेरी डिमांड बढ़ गई, मेरी डिमांड यहाँ पहुँच गई और मेरा प्राइस यहाँ आ गया, तो मेरी देखो डिमांड कर्व जो है तो ये यहाँ को शिफ्ट हो जाएगा राइटवर्ड डायरेक्शन में। अगर मेरी डिमांड बढ़ेगी
तो ये राइटवर्ड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। और ऑन द अदर एंड अगर मेरी डिमांड कम हुई, देखो मेरी डिमांड यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, ठीक है, तो ये क्या होगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा लेफ्टवर्ड साइड में शिफ्ट, ठीक है, लेफ्टवर्ड साइड में। समझ गए? हाँ, यही मैंने आपको यहाँ पे बताया होगा, ठीक है। शिफ्ट एंड डिमांड, अगर मेरी डिमांड बढ़ेगी तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, अगर मेरी डिमांड कम होगी तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। डिमांड बढ़ने का मतलब है राइट साइड में जा रहा है, डिमांड कम होने का मतलब है कि लेफ्ट साइड में आ रहा है, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स इसमें वो हैं, ठीक है। अगर मेरी इनकम बढ़ेगी, ठीक है, अगर मेरी इनकम बढ़ी तो ओवरऑल क्या होगा, मेरी डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी। मैं आज 50,000 में इतनी चीज़ें ला सकता हूँ, तो अगर मेरी कल की डेट में 1 लाख रुपए सैलरी होगी तो मैं और चीज़ ला सकता हूँ। इनकम बढ़ी तो डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ी तो राइट वर्ड साइड में शिफ्ट हुआ। और अगर इनकम कम हुई तो डिमांड घटी तो कहाँ शिफ्ट हुआ, लेफ्ट वर्ड साइड में, ठीक है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अगर मैं किसी चीज़ को फेवर कर रहा हूँ तो मेरी डिमांड उसके लिए बढ़ेगी ही बढ़ेगी। मुझे मोमोज पसंद है एज़ कम्पेयर टू लौकी की सब्जी, तो मेरी मोमोज की साइड में मेरा फेवर ज़्यादा है, तो मेरी वहाँ डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और ये शिफ्ट होगा राइटवर्ड साइड में, ठीक है। और अगर मैं अगेंस्ट हूँ, मैं जैसे ही लौकी के अगेंस्ट हूँ, तो मेरी डिमांड बिल्कुल कम हो जाएगी, भाई मैं क्यों कंजम्पशन करूँ उसका, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, मैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाऊँगा, ठीक है। प्राइस स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है, कल को बढ़ जाएगा, जैसे गोल्ड के रेट हो गए, सिल्वर के रेट हो गए। अगर मुझे ऑलरेडी पता है कि देखो मैगी के जो प्राइसेस हैं वो कल की डेट में बढ़ जाएंगे, तो मैं ऑलरेडी उसका स्टॉक ला के रख लूँगा। घर वाले कहते हैं ना कि प्याज के दाम बढ़ने वाले हैं, तो तुम ऑलरेडी 4-5 किलो प्याज ला के घर में रख दो, तो इसका मतलब बेसिकली वही है। अगर सही है ना, हाँ, अगर कल को प्राइस बढ़ेगा उस केस में क्या होगा, आज उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है, तुम घर पे ला के रख दोगे। समझ गए? ये सारे चेंजेस हैं, ठीक है, समझ गए ना? हाँ, समझ गए। किन किन केसेस में डिमांड कर्व उल्टा हो जाएगा। देखो बेसिकली क्या कहता है कि अगर तुम्हारी इनकम या प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी इन केसेस में, लेकिन उसका अजम्पशन हो रहा है। समझ गए? हाँ। अब देखो ये क्या है, इनकम बढ़ी तो डिमांड में क्या होगा, यहीं पे मैंने आपको बता दिया था। इनकम बढ़ेगी तो बेसिकली क्या होगा, मेरी डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो मैं राइटवर्ड साइड में आ जाऊंगा, ठीक है। तो इसका मेरा ये हो जाएगा, ये सही, ठीक है। अब ये क्या है, अगर मेरी इनकम बढ़ी और डिमांड घटी, अगर मेरी इनकम बढ़ी और डिमांड घटी तो क्या होगा भाई, मेरा लेफ्टवर्ड साइड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ गए ना? हाँ, इनकम घटी होता तो यहाँ पे लेफ्टवर्ड साइड आ जाता। इनकम घटेगी तो क्या होगा मेरा भाई, डिमांड पे क्या इम्पैक्ट आएगा, अगर मेरी इनकम घटी तो मेरी डिमांड भी कम हो जाएगी, ठीक बात है ना? हाँ। अब अगर एक्सेप्शंस देखो, लॉ ऑफ डिमांड के लिए क्या क्या एक्सेप्शंस है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड के लिए एक्सेप्शन देखो, अगर मेरी इनकम बढ़ रही है तो आपने वहाँ पे एग्जांपल देख लिया होगा, अगर मेरी इनकम बढ़ रही है तो मेरी डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ रही है और वो राइटवर्ड साइड में शिफ्ट हो जा रहा है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अगर मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है भाई वो कितनी भी महंगी हो जाए मैं उसे ही कंज्यूम करूँगा, ठीक है। हाँ। और स्पेकुलेशंस क्या होता है कि जो कल के बेसिस पे होता है, मतलब जिसके रेट कल की डेट में बढ़ जाएंगे, मुझे पता है, जैसे गोल्ड सिल्वर हो गया। घर वालों को भी कहते हुए सुना होगा कि प्याज के दाम बढ़ने वाले हैं, 5-6 किलो प्याज ला के ऑलरेडी रख दे। समझ गए? गिफर गुड्स क्या होते हैं कि सिचुएशन के हिसाब से जो इन्फीरियर गुड्स होते हैं उनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब एक यूरोपियन से आया था ये फार्मूला, यूरोप से आया था ये गिफर गुड का फार्मूला, गिफर पैराडॉक्स। यूरोप में एक फेमीन आई थी, ठीक है, उसमें जो पोटैटो जिसको इन्फीरियर गुड्स की तरह ट्रीट करा जाता है उसके प्राइस भी बढ़ गए थे और उसकी डिमांड भी बढ़ी थी, ठीक है। समझ गए? हाँ। इन्फीरियर गुड्स, गिफर गुड्स, समझ गए ना? ये इन्फीरियर गुड्स होते हैं किसी कंडीशंस, मतलब नेचुरल कैलामिटीज़ के कारण, कुछ फेमाइंस हो गया या कुछ रिकरिंग सिचुएशंस अलग हो गई, तो उस केस में क्या होगा कि प्राइस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे इनके, बट डिमांड भी बढ़ जाएगी, और ये इन्फीरियर गुड्स होते हैं, ठीक है, मतलब जिनको बहुत सस्ते दाम में जो बेचते हैं। वेबलैंड गुड्स क्या होते हैं, वेबलैंड गुड्स हो गए अल्ट्रा लग्जरी गुड्स, जैसे रोल्स रॉयस कार हो गई, रोलेक्स की वॉचेस हो गई, एलवी के बैग्स हो गए। इसमें क्या क्या होता है, प्राइसेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे डिमांड के साथ साथ, ठीक है।
नेसेसरी गुड्स क्या होते हैं, जो बहुत नेसेसरी होते हैं, जैसे नमक हो गया, इंसुलिन की दवाई हो गई शुगर पेशेंट के लिए, लाइफ सेविंग ड्रग्स हो गए, इनका प्राइस भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा क्योंकि इनकी डिमांड ज़्यादा है भाई, ठीक है। रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स का कंसेप्ट यहीं पे समझ लो। रिलेटेड गुड्स दो टाइप के गुड्स होते हैं, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब जैसे यिप्पी के बदले में मैगी ले सकता हूँ, चाय के बदले में कॉफ़ी ले सकता हूँ, डिपेंड करता है इनकी प्राइस और इनकी डिमांड पे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, टमाटो, ऑयल, ऑनियन और वेजीज, मैगी के लिए बोला है मैंने, ठीक है। मैगी के केस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे टमाटो, ऑयल, ऑनियन और वेजीज। अब अगर देखो चाय के साथ में क्या क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, चाय के साथ में होगा उसका बिस्किट, ठीक है, या समोसा हो गया, ठीक है, समझ गए ना। हाँ, अगर देखो अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, ये पॉइंट नहीं याद रखना, अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो जो लॉ होगा डिमांड का वो फॉलो नहीं होगा, ठीक है। तो लॉ होगा डिमांड का वो फॉलो नहीं होगा। अब मान लो क्या होगा इस केस में, अब मान लो कि मेरी मैगी के प्राइस बढ़ गए, ठीक है, मेरे मैगी के प्राइस बढ़ गए, मेरे मैगी के प्राइस बढ़ गए तो उसकी डिमांड भी बढ़ गई, ठीक है। अब उसके बदले अगर मैं यिप्पी ले सकता था, अगर मैगी के प्राइस बढ़े और मैं शिफ्ट हो गया यिप्पी में, ठीक है, अगर मैं शिफ्ट हो गया यिप्पी में, मैगी को मैंने रिप्लेस कर दिया यिप्पी से, क्यों रिप्लेस करा, क्योंकि उसके प्राइस बढ़ गए थे, समझ गए। सेम ऐसी ही कॉम्प्लीमेंट्री में टमाटो, ऑयल, ऑनियन और वेजीज शिफ्ट कर जाऊंगा, ठीक है। अब अगर देखो अगर सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल ही नहीं है तो मुझे मैगी ही लेनी पड़ेगी, तो जो लॉ ऑफ डिमांड होगा वो फॉलो नहीं होगा। अगर सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल है मैगी का, लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली क्या कहता था, अगर प्राइस बढ़ते हैं तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड कम हो जाती है, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड कम हो जाती है, क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। प्राइस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं क्वांटिटी डिमांड के, ठीक है। हाँ, समझ गया ना। हाँ, अगर सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल नहीं है तो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होगा ही नहीं, तो मेरे को मैगी ही मैगी लेनी पड़ेगी। अगर चाय, अगर मान लो चाय के रेट बढ़ गए तो मैं कॉफ़ी में शिफ्ट हो जाऊंगा, तो मैं कॉफ़ी में शिफ्ट हो जाऊंगा। अगर मान लो कॉफ़ी है ही नहीं तो मेरे को ऑलरेडी चाय पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा, समझ गए। हाँ, अब ये PYQ आया था यूपीएससी में, बहुत ईजी है। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ा, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ा तो उसका इफेक्ट क्या होगा डिमांड में, मेन गुड की, ठीक है। मान लो, अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है, मान लो इसको सब्स्टिट्यूट गुड, मैं डेली टी ड्रिंक करता था, ठीक है, मैं टी ड्रिंक करता, बट मैंने देखा कि कॉफ़ी के प्राइस भी बढ़ गए और टी के प्राइस भी बढ़ गए। कॉफ़ी के प्राइस बढ़ने से क्या हुआ कि मेरा टी में जो मैं सब्स्टिट्यूट हुआ था कॉफ़ी से, क्यों सब्स्टिट्यूट हुआ था, क्योंकि कॉफ़ी सस्ती थी। बट अब क्या हुआ कि मेरे टी के प्राइस तो बढ़े ही बढ़े हैं और कॉफ़ी के प्राइस भी बढ़ गए। तो अगर मेरे कॉफ़ी के प्राइस बढ़ गए तो मैं बेटर उसी टी में सब्स्टिट्यूट हो जाऊंगा ना। हाँ, तो मैं मेन गुड में ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट हो जाऊंगा ना, तो डिमांड ऑफ मेन गुड क्या होगी, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। और ठीक है, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी चाय पसंद थी, मैं चाय पसंद से कॉफ़ी में इसलिए शिफ्ट हुआ था क्योंकि चाय के रेट मेरे बढ़ गए थे। बट आज की डेट में क्या हुआ कि सब्स्टिट्यूट गुड के भी प्राइस बढ़ गए, कॉफ़ी के प्राइस भी बढ़ गए, तो मैं शिफ्ट हो जाऊंगा वापस से अपनी चाय में, समझ गए। ये था एक ये था। अगर कॉम्प्लीमेंट का प्राइस बढ़ा, ठीक है, तो डिमांड पे इफेक्ट क्या होगा। कॉम्प्लीमेंट का प्राइस बढ़ा, मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं चाय वगैरह लेता हूँ, और मैगी के केस ले लो, यहाँ पे चाय का भी ले सकते हो। अगर मैं मैगी लेता हूँ, मैगी में सब्स्टिट्यूट क्या होता है, टोमेटो, ऑयल, वेजीज। ये क्या बोल रहा है, कॉम्प्लीमेंट के प्राइस अगर बढ़े, कॉम्प्लीमेंट के प्राइस बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक मैगी के प्राइस भी बढ़ जाएंगे। क्योंकि मान लो मैगी 10 रुपये की आती है, अब ये पहले 10 का था, ये 12 का मिलने लगा, ये मैं डालूंगा ही डालूंगा। ये 10 का था, ये भी 12 का हो गया, तो मैं ये भी डालूंगा ही डालूंगा। ये 10 का था, ये 12 का हो गया। तो क्या था, पहले ये मेरे को 30 का मिल रहा था, करंट डेट में मेरे को 36 रुपये का मिला, तो 6 रुपये बढ़ गए। तो मैगी में भी इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट दिखेगा, प्लस 6 यहाँ पे भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो डिमांड ऑफ मेन गुड क्या होगी, जो डिमांड होगी मेन गुड की
वो कम हो जाएगी। ठीक है, समझ गए? यही होगा, समझ गए ना? हाँ। अब क्या है, यहाँ से लॉ ऑफ सप्लाई लिखा है, तो लॉ ऑफ डिमांड आप बेसिकली समझ गए कि था क्या। डिमांड कर्व समझ गए बेसिकली क्या था। आपको एक शॉर्ट में बता दूं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। कुछ अजम्पशंस होते हैं, एक बार और बता दूं। कंज्यूमर इनकम हो गया, जैसे कंज्यूमर टेस्ट हो गया, और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड हो गया। अगर ये चेंज ना हो तो, ठीक है, तो प्राइस अगर बढ़ेगा तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड मेरी कम होगी ही होगी। क्वांटिटी डिमांड, ठीक है, क्वांटिटी डिमांड आएगा यहाँ पे। और क्वांटिटी डिमांड कहाँ पे आएगा? प्राइस के साथ। इररिस्पेक्टिव कोई भी चीज़ से अगर मैं कंपैरिजन करूँ, इनकम से, टेस्ट से, तो वहाँ पे मैं नॉर्मल डिमांड यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, ग्राफ मैंने आपको समझा दिया था, ये भी आपको समझा दिया था, ये भी आपको समझा दिया था। ये क्वेश्चन आई होप आपका सही गया होगा। और मैंने आपको बता दिया था डिमांड कर्व में शिफ्ट कैसे कैसे होगी। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए थे कि किन किन चीज़ों से शिफ्ट हो सकती है। ठीक है, ये मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया था। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तो राइट शिफ्ट में हो जाएगा। मान लो मेरे पास आज की डेट में 10,000 हैं, कल की डेट में मेरे पास 50,000 हो जाएंगे, तो मेरी डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ठीक है, अब एक्सेप्शंस क्या थे लॉ ऑफ डिमांड के? लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली क्या कहता था मेरा? लॉ ऑफ डिमांड कहता था कि, अच्छे से लिखो इसे क्योंकि ये मेरे नोट्स हैं, मैं खुद इससे रिवाइज करूँगा। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता था कि अगर किसी चीज़ का मेरा प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी जो मेरी क्वांटिटी ऑफ डिमांड होगी, क्वांटिटी डिमांड होगी, वो मेरी कम हो जाएगी। ठीक है, सही भी कहता था। मैं आज की डेट में 5 रुपए की मैगी खरीद रहा हूँ, कल वो 10 रुपए की हो गई, तो मैं उसकी डिमांड कम कर दूंगा ना, मैं कुछ और रिप्लेस कर दूंगा उसके बदले। यहीं पे तो कंसेप्ट आया था आपका सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड का, तो मैं ईपी में चले जाऊँगा। अब अगर मान लो ईपी की भी कॉस्ट बढ़ गई, 10 रुपये हो गई, तो मैं वापस से शिफ्ट मैगी में हो जाऊँगा, क्योंकि मुझे मैगी ज़्यादा पसंद थी। समझ गए होगे आई होप। ठीक है, इनकम बढ़ेगी तो ठीक ही है, इनकम बढ़ेगी तो मेरी डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी भाई मेरी। ठीक है, डिमांड मेरी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर टेस्ट एंड रेफरेंस मेरे को वही चीज़ पसंद है तो मेरे को वही चीज़ लेनी ही लेनी है, तो मैं उसी को ही लूँगा। स्पेकुलेशन, कल की डेट में प्राइस बढ़ रहे हैं बट मैंने ऑलरेडी उसे स्टॉक में रख दिया, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, गिफर गुड्स क्या होते हैं? इन्फीरियर गुड्स होते हैं। किसी कैलामिटीज़ वगैरह के कारण, यहाँ पे फेमाइन है, किसी कैलामिटी के कारण उसमें इतना चेंज आ जाता है कि उसके प्राइस भी बढ़ जाते हैं, डिमांड भी बढ़ जाती है। ठीक है, समझ गए? वेबलैंड गुड्स तो अल्ट्रा लग्जरी गुड्स होते हैं। ठीक है, नेसेसिटी गुड्स भी बता दिया, रिलेटेड गुड्स भी बता दिया, ये आपको मैंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, ये भी आपको हो गया होगा। देखो ये है, अगर कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा? तो जो लॉ ऑफ डिमांड होगा वो फॉलो नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बता दिया था कि कॉफ़ी मैगी के 5 रुपये हैं, मैं कॉफ़ी में, मैं ईपी में शिफ्ट, मैगी 10 रुपये की हो गई, ईपी 5 की है, तो मैं मैगी से ईपी में शिफ्ट हुआ। बट कल की डेट में ईपी भी 10 रुपये की हो जाए, सेम प्राइस हो जाए, तो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है। और लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? मैंने आपको बता दिया, प्राइस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी डिमांड कम हो ही जाएगी। या सब्स्टिट्यूट का अगर प्राइस बढ़ेगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा? मेन डिमांड में घट जाएगी। ठीक है, हाँ। अब बढ़ते हैं सप्लाई साइड में, कि सप्लाई जो होती है वो मेरी प्रोडक्शन साइड होती है, प्रोड्यूसर की साइड से होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर मेरा प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ जाएगी। लॉ ऑफ डिमांड में क्या कहता था? प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी। समझ गए? इसके लिए कंडीशंस क्या क्या हैं? कि विलिंगनेस हो, कि मतलब विलिंगनेस हो टू सेल। ठीक है, एबिलिटी टू सेल एट अ गिवन प्राइस। एट अ गिवन प्राइस यहाँ पे भी डाल देना भाई, यहाँ पे था वो डिमांड 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 डिमांड, अच्छा हाँ, यहाँ पे एट अ गिवन प्राइस। अब ये क्यों डाला? मान लो मेरी जेब में 10,000 रुपये हैं, ठीक है, 10,000 रुपये हैं, मैं उसे ख़रीदना 5,000 रुपये में चाह रहा हूँ, तो मैं उसे खरीदूंगा? नहीं खरीदूंगा ना। ठीक है, यही समझाना चाह रहा था। इस साइड आ जाओ, अब कहाँ गया हो? हाँ, एट अ गिवन प्राइस। मान लो मेरे को वो सामान 5,000 रुपये में बेचना है, बट सामने वाला कह रहा है कि मेरे को 3,000 में बेचना है,
तो मैं बेचूंगा ही क्यों उसे। मैं 5,000 में बेचना चाह रहा हूँ, 3,000 में बेचेगा, मैं 2,000 का घाटा क्यों खाऊंगा, तो मैं उसे बेचूंगा ही नहीं। ओवरऑल ये है, समझ गए। हाँ, एबिलिटी टू सेल, कि मेरे को अंदर वो कमी तो वो खूबियत तो होनी चाहिए कि मैं उसे बेचूं। अब मेरा बेचने का ही मन नहीं है तो वो सामने वाला क्यों खरीदेगा मुझसे। विलिंगनेस टू सेल, इसमें भी वही आ गया कि मेरी बेचने की इच्छा है या नहीं है। मेरी बेचने की इच्छा होगी तभी कोई सामने वाला मुझसे खरीदेगा, वरना नहीं खरीदेगा। अगर स्टॉक जो है वो सप्लाई का पार्ट नहीं होता, ठीक है। स्टॉक मतलब आप स्टोर कर चुके हो उसे आने वाले टाइम के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो प्राइस बढ़ रही है तो मेरी सप्लाई भी बढ़ती रह रही है, प्राइस बढ़ा तो मेरी सप्लाई भी बढ़ गई, सेम प्राइस बढ़ा तो मेरी सप्लाई भी बढ़ गई। और ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है लॉ ऑफ सप्लाई में। लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो हम वेट कर जाते हैं उसको इक्विलिब्रियम का पॉइंट कहते हैं, ठीक है। इसमें एक्सेप्शंस क्या क्या है, अगर देखो रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो गया, मतलब मान लो जैसे जो मैगी वगैरह है वो आटा मैगी भी आती है ना पतंजलि की, अगर आटे में ही शॉर्टेज हो गया तो क्या उसकी प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा तो उसकी सप्लाई हो पाएगी क्या, नहीं हो पाएगी, ठीक है। अगर सप्लाई नहीं हो पाएगी तो प्राइस में इंपैक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, समझ गया ना। हाँ, लेबर शॉर्टेज, अगर जिस फैक्ट्री में मैगी बन रही है वहाँ पे लेबर ने स्ट्राइक कर दिया, लेबर काम करने से मना कर दें, तो क्या प्रॉपर टाइम पे मैगी बन पाएगी, नहीं बन पाएगी। मैगी नहीं बन पाएगी तो उसकी प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाएगी, प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाएगी तो उसके प्राइस में इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। पेरिशेबल थिंग्स जैसे मिल्क वगैरह हो गया, अगर मान लो मैं कितनी भी क्वांटिटी में सेल कर दूं पर उसकी एक्सपायरी डेट आ चुकी है, जैसे दूध को अगर मैं एक दिन से ज़्यादा रखूं तो वो फट जाता है, बेसिकली ये होता है, ठीक है। तो पेरिशेबल थिंग्स वो थिंग्स होती हैं कि एक लिमिटेड टाइम्स के लिए होती हैं। मैं भले ही कितना भी सेल कर दूं बट आज तक ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग की डेट है, यूजेबल की डेट है, तो आज के बाद वो यूज़ नहीं होगी, समझ गए। रेयर आइटम्स, समझ गए ना यहाँ पे। हाँ, बेसिकली कहता क्या है कि अगर मेरा प्राइस बढ़ा, ठीक है, प्राइस बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर्स इंसेंटिव ड्राइव्स मोर प्रॉफिट होगा, ठीक है। प्रोड्यूसर्स इंसेंटिव ड्रिवन, क्योंकि उसको प्रॉफिट हो रहा है तो वो लालच में आएगा ही आएगा, तो प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रोडक्शन बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो मेरी सप्लाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इन केसेस में एक्सेप्शंस हैं ये, समझ गए। इन केसेस में इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सप्लाई पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। जब सप्लाई पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो उसके प्राइस ऑटोमेटिक घट जाएंगे, ठीक है। अब बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई में डिफरेंस क्या था, आपको पूरा पढ़ा दिया। जो लॉ ऑफ डिमांड है वो कंज्यूमर बिहेवियर पे होता है और जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो प्रोड्यूसर साइड से होता है, प्रोड्यूसर की सप्लाई से, ठीक है। और लॉ ऑफ डिमांड का क्या होता है कि मेरे को सेटिस्फिकेशन मैक्सिमम मिले, मैं किसी चीज़ की डिमांड कर रहा हूँ, मैं किसी चीज़ को खा रहा हूँ तो मुझे उसका सेटिस्फेक्शन पूरा मिले, लॉ ऑफ सप्लाई। अगर मैं दुकानदार बन के सोचूं तो मेरा मैक्सिमम वो क्या होता है, मेरा गोल क्या होता है कि मैं मैक्सिमम प्रॉफिट उससे ड्रिवन कर सकूं। तो पहला पार्ट में इतना ही था। आज हमने सबसे पहले बताया कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती हैं, समझ गए होगे आप। फिर हमने सप्लाई और डिमांड के बारे में समझा, ठीक है। सप्लाई क्या होता है, प्रोड्यूसर साइड से होता है, डिमांड क्या होती है, कंज्यूमर साइड से होती है, ठीक है। सप्लाई हम किसी चीज़ को बेच रहे हैं, डिमांड क्या होती है कि तुमने दुकानदार से एक चीज़ की डिमांड करी कि मुझे ये चाहिए, तो समझ गए। हाँ, ये किन किन फैक्टर्स पे होती है ये रहे। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है कि प्राइस बढ़ेगा अगर क्वांटिटी डिमांड घटेगी, तो प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांड घटेगी। ओवरऑल क्या है कि जो प्राइस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, प्राइस डिमांड जो है, प्राइस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिमांड के, ठीक है, समझ गए ना। हाँ, डिमांड कर्व क्या होता है, डिमांड कर्व आपको मैंने बता दिया, लॉ ऑफ डिमांड पे बेसिस पे है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर मेरी किसी चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड घट जाएगी, ठीक है। हाँ, तो फिर मैंने आपको 2-4 क्वेश्चन समझाए, ये आपके ठीक गए होंगे। अगर मैंने आपको शिफ्ट बताया, अगर इस साइड को शिफ्ट हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है किसी चीज़ की, इस साइड को हो रहा है तो डिमांड कम हो रही है किसी चीज़ की, ठीक है। और मैंने आपको अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल बता दिए इसके बारे में, ठीक है। मैंने आपको बता दिया अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, क्यों हो रहा है तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, शिफ्ट क्यों हो रहा है तो उसके बेसिकली रीजंस ये हैं, ठीक है। यही मैंने आपको बता दिया था प्रॉपर। एक्सेप्शंस क्या क्या थे, ये एक्सेप्शंस मैंने यहाँ पे बता दिए थे कि अगर मैं 50,000 कमा रहा हूँ कल की डेट में 60,000 कमाऊँगा तो मेरी इनकम बढ़ी है तो मेरी डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, ठीक है, समझ गया ना। हाँ, तो बट ये लॉ ऑफ डिमांड ये कहता था, बट ये इस प्रिंसिपल को फेल कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है, समझ गए। हाँ, तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा और ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी के साथ, बने रहिएगा इसी सीरीज़ के साथ। सप्लाई वगैरह सब समझ गए होगे आप, ठीक है। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।
टाइम कितना हो गया? देखो रात के 3 बज गए। बाय, हैव अ नाइस डे।